नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का एक और अध्याय करने जा रहे हैं जो भूगोल का है, जिसको समकालीन भारत 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीसरा अध्याय है, वो हम करेंगे जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। हालांकि एक थोड़ा सा इसमें हमें ये देखना है कि अध्याय 3 है या नहीं है, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पर मैं इस चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। नहीं तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो अध्याय है वो भूगोल का अंतिम अध्याय होता था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इस अध्याय में हम दो चीजों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। एक तो है परिवहन। देखिए, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें परिवहन और जनसंचार के जो साधन होते हैं या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के जो चीजें होती हैं, उनमें दो बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो परिवहन के बारे में और एक संचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहला सवाल बनता है, वस्तु, व्यक्तियों तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले जब हम परिवहन के बारे में विस्तार से करने जा रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि परिवहन का क्या अर्थ है। और यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। इसमें कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार की सेवा हो, जब एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वहन किया जाता है, तो यह परिवहन कहलाता है। फिर अगला सवाल आता है कि परिवहन कितने प्रकार का होता है? ये आपका 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी। ये 3 प्रकार का होता है। स्थल, जो हम स्थल से, जो जमीन से हम जो मार्ग अपनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो स्थल परिवहन कहलाता है। इसी तरह से पानी के माध्यम से जब इन वस्तुओं को, व्यक्तियों को या सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है, उसको जल परिवहन कहा जाता है। और आज की तारीख में दूरी को घटाने के लिए अगर हमें बहुत जल्दी कहीं पर पहुंचना है, सेवाओं को पहुंचाना है, वस्तुओं को पहुंचाना है, तो ये जो तीसरा परिवहन का साधन है उसको हम वायु परिवहन कहते हैं। जब हम स्थल परिवहन की बात करते हैं तो इसमें सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है और पाइपलाइन आता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो दो आता है। एक तो आंतरिक जल परिवहन, यानी जो हमारा देश है और उस देश के अंदर ही जो नदियां बह रही हैं, उसका सहारा लेकर के हम जब वस्तुओं को, सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो वो आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। उसी तरह से जब हमारे देश के बाहर, जो देखिए हमारे देश की जो आप देखेंगे ये संरचना है, ये साउथ का हिस्सा है हमारे देश का। यहाँ पर अरब सागर है, ये अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर है। तो यहाँ से जब हम साउथ वाले हिस्से से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इसको हम लोग समुद्री परिवहन कहते हैं। जब इन समुद्र का, अरब सागर का और हिंद महासागर का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए, तो उसे समुद्री परिवहन कहा जाता है। अगली बात है वायु परिवहन। वायु परिवहन भी दो तरह का होता है। एक तो घरेलू विमान सेवा, यानी कि जब हमें अपने देश के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मान लीजिए हमें दिल्ली से बंबई जाना है तो देश के अंदर ही है, तो इसको हम कहते हैं घरेलू विमान सेवा। ठीक उसी तरह से जब हमें देश से बाहर कहीं जाना होता है किसी भी दिशा में वायु परिवहन के माध्यम से, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहा जाता है। और जो घरेलू विमान सेवा होती है वो भी आगे दो प्रकार की होती है। एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण, यानी कि जो वायु परिवहन सरकार के अधीन होता है, जिसका अधिकार क्षेत्र, उसको सार्वजनिक प्राधिकरण कहते हैं। और जो कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं वो वायु परिवहन चलाती हैं, उसको निजी विमान सेवा सेवा कहा जाता है। इस तरह से स्थल, जल और वायु, ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। और इनको आगे फिर से, इनको 3 में, इसको 2 में और इसको 2 में आगे डिवाइड किया गया है। अगला सवाल है कि अगर हम बात करें तो कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे प्रमुख है? हम देखेंगे कि जो सड़क परिवहन है, वो सड़क परिवहन सबसे प्रमुख है। यहां तक कि जो रेलवे है उस पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि रेलवे से जो सड़क परिवहन को बेहतर बनाता है। तो इसलिए जो भारत में सबसे प्रमुख साधन है उसको हम सड़क परिवहन कहते हैं। वो इस बात से पता लगता है कि हमारे यहाँ जो जाल है वो 54.7 लाख किलोमीटर का है। यानी हमारे देश के अंदर, ये जो हमारा देश है उसमें जो सड़कें बिछाई गई हैं उसकी जो लंबाई है वो 54.7 लाख किलोमीटर है। इस दृष्टिकोण से जो सबसे प्रमुख परिवहन है वो सड़क परिवहन है। दूसरी तरफ
परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। जो जल परिवहन के माध्यम से भले ही हम नदियों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर अंदर ही जल का इस्तेमाल करते हैं परिवहन के लिए, या फिर हम भारत से बाहर समुद्र का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, तो जो सबसे सस्ता साधन है वो जल परिवहन है। उसके बाद एक ये देखिएगा कि ये 6 प्रकार की होती हैं सड़कें। हम अब बात करेंगे 6 प्रकार की सड़कों को हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला ही जो है वो महाराज मार्ग है। अब वो महाराज मार्ग कितनी तरह के हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात है कि जो महाराज मार्ग हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि इन बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कौन करवाता है और उसकी देखभाल या रख रखाव कौन करता है? तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। अब आप देख लें ये क्या है कि एक ही मान लें ये बड़ी सड़क है, ये उसमें 3 लाइन होते हैं, यानी कि 1 2 3 बसें यहाँ पर, ये इधर जा रही हैं और ये मान लो उधर जा रही हैं। तो 1 2 3 यानी कि 6 लाइन के होते हैं, ये बीच में फुटपाथ है। तो जो 6 लाइन के होते हैं उनको महाराजमार्ग कहा जाता है। इस तरह से इन महाराज राजमार्ग को बनाने का यानी निर्माण करने का और जो रख रखाव करने का अधिकार क्षेत्र है वो NHAI के अंडर आता है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और हिंदी में उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये होता क्या है, इसको चतुर्भुज क्यों कहा गया है। ये हमारा जो भारत भारत जो हमारा मान लेते हैं, ये भारत देश है। एक सेकंड, ये भारत देश हमारा है। यहाँ पर एक ये सिटी है जिसका नाम दिल्ली है, ठीक है, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ पर जब हम आते हैं इसके साउथ में जाते हैं तो यहाँ मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ चेन्नई है जो तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पर कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। तो ये जो महाराज मार्ग है जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, और चेन्नई को ये जोड़ता है कोलकाता से, और ये भी आपस में दिल्ली और कोलकाता जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये शेप बन गई है, ये जो शेप बनी है ये चतुर्भुज है। तो इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। और ये इसके निर्माण और रखरखाव की जो जिम्मेवारी है, जो कर्तव्य है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंडर में आता है। उसके बाद हम चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि हमारी बुक में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को भी आप देख लें। मैं भी आपको यहाँ पर मैप दिखाऊंगा। उस मैप को देखने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, मैं आपको मैप दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मैप आपको आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको जरूर देख लें आप। देखिए, यहां पर ये दिल्ली दिया हुआ है, ये दिल्ली है यहां पर, ठीक है। ये आपका मुंबई है यहां, और ये आपका चेन्नई है यहां पर, ये नाम लिखा हुआ है चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई के बाद ये आपका कोलकाता है। इस तरह से ये बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम इसको नाम दिया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, और इसकी जो शेप है वो चतुर्भुज के आकार की है, इसलिए इसको चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसी तरह से ये मैप हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैप के दृष्टिकोण से, मानचित्र के दृष्टिकोण से, और 1 नंबर के सवाल के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहूंगा। आगे चलते हैं, फिर से वहीं आ जाते हैं, ये हमने अभी बात किया था। फिर आ गए महाराज मार्गों की सड़क परियोजना कितने लेन की है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये मान लेते हैं हमारा, ये हमारा जो है राजमार्ग है, महाराज मार्ग है, बीच में फुटपाथ है। एक बस यहाँ खड़ी हो सकती है, चल सकती है, एक बस यहाँ खड़ी हो सकती है, एक बस यहाँ, इस तरह से 3 लेन हैं। ये मान लें इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये बीच में फुटपाथ है, और यहाँ पर 1 2 3, ये मान लो इस तरफ से जा रही हैं, तो 3 3 बसें इधर से, 3 बसें इधर से, इस तरह से ये 6 लेन की हो जाती है। इसका ये अभिप्राय है। तो यहां पर यह सवाल है महाराजमार्गों की सड़क परियोजना कितने लेन की है, तो ये 6 लेन की होती है। अब देखिए, 2 महाराजमार्ग और हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैप में मैं आपको दिखा भी दूंगा महाराजमार्ग, उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा महाराजमार्ग।
मैं हमेशा से ही कहता हूं कि आपको मैप देख लेना चाहिए। भारत का जो मैप है वो आपको जरूर देखना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसके माध्यम से आप जो राजनीतिक सीमाएं हैं, बाउंड्री हैं, उसके हिसाब से आप मैप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं मैं छोटा सा प्रयास करता हूं मैप को बनाने का। ये हमारा मैप है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। यहां पर श्रीनगर है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब जो, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसको दो हिस्सों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, तो श्रीनगर से लेकर के, ये श्रीनगर है और यहाँ साउथ में कन्याकुमारी है। श्रीनगर से लेकर के ये कन्याकुमारी तक आया हुआ है, इतना बड़ा राजमार्ग है। उत्तर में ये श्रीनगर से चलता है और दक्षिण में ये कन्याकुमारी जाकर के मिलता है। देखिए, पूरे भारतवर्ष को कवर करता है और उसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा महाराजमार्ग, जो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी से मिलता है। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे अभी कि श्रीनगर और जो कन्याकुमारी है ये इन दो शहरों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, नाम से पता लग रहा है उत्तर और उसके बाद दक्षिण। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो उत्तरी छोर का क्या नाम है, मैंने अभी आपको दिखाया था। उत्तरी छोर श्रीनगर है और दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी है। अगला सवाल भी यही है कि जो दक्षिणी छोर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी। आगे चलते हैं। यहां पर फिर से एक बार छोटा सा मैप बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, बहुत अच्छा यहां नहीं बन पाएगा, लेकिन समझने के लिए काम चल जाएगा हमारा, कि हम उस बात को समझ जाएंगे। देखिए, ये भारत का मैप है। तो यहां पर एक ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला, ये पश्चिमी हिस्सा है, और ये हमारा पूर्वी हिस्सा है। तो पश्चिम में एक जगह है जिसको सिलचर कहते हैं, सॉरी, पश्चिम में एक जगह है जिसको पोरबंदर कहते हैं। पोरबंदर यहां गुजरात के अंदर, ठीक है। अब इसको देखना एक बार, ये गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, ये गुजरात वाला हिस्सा है हमारा। यहां पर एक शहर है जिसको पोरबंदर कहा जाता है, तो ये इसका पश्चिमी छोर है। फिर यहां से लेकर के उत्तर में एक जगह है आसाम के अंदर जिसको सिलचर कहा जाता है, तो वहां तक ये जाता है। कहने का क्या अभिप्राय है, ये पश्चिम के पोरबंदर गुजरात से लेकर के पूर्व में जो आसाम में सिलचर जगह है वहां तक जाता है। तो इसको इसको पूरे को नाम दिया गया है पूर्व पश्चिम गलियारा महाराज मार्ग। क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो पश्चिम को और पूर्व को जोड़ता है, या यूं कहें कि पूर्व को और पश्चिम को जोड़ता है। और जो पूर्व है वो असम, आप मानचित्र देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। असम हमारा जो राज्य है, आंध्र प्रदेश जो हमारा बिल्कुल पूर्वी राज्य है, उसके बाद जो पूर्वी राज्य है उससे पहले वाला वो आसाम है। तो आसाम से लेकर के गुजरात तक, जगह का नाम भी हमें याद रखना है। सिलचर है जगह आसाम में और पोरबंदर है जगह गुजरात में। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो दो जगह, दो शहरों को जोड़ता है, ये पोरबंदर और ये सिलचर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी यही बनता है कि पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर क्या है। बड़ा आसान है, सिलचर है जो असम में है। इसी तरह से उसका पूर्वी छोर कौन सा है, वो पोरबंदर है जो गुजरात में है। आगे हम चलते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव किसके क्षेत्र में आता है। ये जो हमने महाराज मार्ग पढ़े, वो पहला आप कह सकते हैं कि सड़क का प्रकार था, और दूसरा सड़क का प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग। मतलब जो हमारा देश है वो जो सुदूर जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के काम आता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत में सुदूर जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का काम आता है। और अधिकार क्षेत्र किसका है, अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि उनका निर्माण कौन करवाता है और उनका रखरखाव कौन करता है। उनके रखरखाव और निर्माण की जो जिम्मेवारी है वो सीपीडब्ल्यूडी को दी गई है, जिसका मतलब होता है हिंदी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। इसको याद कर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि निर्माण और रखरखाव का जो 6 मैं बताने जा रहा हूं ये दूसरा है। 6 प्रकार की सड़कें हैं हमारे देश में। पहला मैंने आपको महाराजमार्ग गलियारा बताया है, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है जो हमारे देश के सुदूर के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ता है, और उनके निर्माण की और रखरखाव की जिम्मेवारी इस विभाग को दी हुई है। उसके बाद आता है, हम कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बारे में बात करेंगे। दिल्ली में, दिल्ली व आएगा यहां, दिल्ली व अमृतसर के मध्य, दिल्ली व अमृतसर के मध्य जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है उसको किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। देखिए,
ये शेरशाह सूरी मार्ग इसको क्यों कहा गया है? इसको जीटी रोड भी कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। यहां पर जब आप मैप देखेंगे तो मैप में पाएंगे जो अमृतसर है पंजाब के अंदर, और पंजाब से दिल्ली का जो रोड बना हुआ है उसको हम नेशनल हाईवे नंबर 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहते हैं, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग और जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य जो रोड है, जो सड़क है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और शेरशाह सूरी मार्ग और जीटी रोड कहा जाता है। उसके बाद है, वही सवाल है कि जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, या यूं कहें कि जीटी रोड है, या यूं कहें कि शेरशाह सूरी मार्ग है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अफगान शासक थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी। ये आपको जरूर याद रखना है। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम भूगोल के दृष्टिकोण से परिवहन के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनके सिर्फ नाम, 3 नाम याद रखने हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, या जीटी रोड, या शेरशाह सूरी मार्ग। एक ही हैं ये तीनों के तीनों। ये प्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो जिस जीटी रोड की हम बात कर रहे हैं, जिसको अफगान शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था, बेसिकली ये हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले जब मुगल एम्पायर था ये तब बना था। तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था, यहां तक कि अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी भारत में ही आता था। तो ये पेशावर जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां से लेकर के कोलकाता तक इस सड़क को बनाया गया था। ठीक है, पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में कोलकाता तक जो है, वहां तक इस जीटी रोड को, ग्रांड ट्रंक रोड को बनाया गया था। आगे चलते हैं कि राज्य राजमार्ग, ये तीसरी तरह का राजमार्ग आ गया। अब आप ध्यान देना भाई, तीसरी तरह का राजमार्ग आ गया है। इसमें क्या होता है, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप जान लेना, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कहेंगे कि जी जम्मू कश्मीर घट गया है तो 28 राज्य तो ठीक है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया तो 7 पहले होते थे, 9 होने चाहिए थे। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है, उसको 2020 में दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज की तारीख में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको जरूर देख लेना है। और अब देखिए, राज्य राजमार्ग, ये राज्य राजमार्ग का को कौन कौन से प्रदेशों को जोड़ता है? कोई राज्य है, मान लेते हैं हम हरियाणा का ही नाम ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और हमारे जितने भी 22 जिले हैं, उन 22 जिलों के साथ जो ये राजमार्ग बने हुए हैं, ये जो रास्ते सड़कें बनी हुई हैं, इन्हीं को राज्य राजमार्ग कहा जाता है। यानी कि राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी को अन्य जिलों से जोड़ती है। ठीक है, उनके साथ कंटेक्ट बनाती है। और अगला सवाल है कि इसकी जिम्मेवारी और रखरखाव जो है निर्माण का, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये पीडब्ल्यूडी है। पहले वाला जो मैंने बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग, वो सीपीडब्ल्यूडी था। उसमें से आप सी हटा देंगे, पीडब्ल्यूडी बन जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अंत में, जो राज्य राजमार्ग हैं, जो राज्य की राजधानी को राज्य के जिलों से जोड़ता है, उसके निर्माण का और रखरखाव का जो जिम्मेवारी है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं कि वही सवाल है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग। आगे चलते हैं। फिर जो चौथी तरह की सड़क है, 3 मैंने बता दिया आपको, पहले बड़ा गलियारा बताया है, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बताया है, उसके बाद राज्य मार्ग बताया है, और उसके बाद है जिला मार्ग। चौथा ये है जिला मार्ग। और मैं एक बात यहां पर भी आपको बता दूं, अगर आपको ये ठीक ठाक से समझ में आ रहा है तो एक बार मैप को जरूर देख लें, उसमें दिया हुआ है। अब देखिए, जो ये चौथी तरह की सड़कें हैं जिनको जिला मार्ग कहा जाता है, इनका क्या होता है, ये जो है, ये जिले की कुछ प्रशासनिक इकाई होती है। जैसे एक मान लो रोहतक एक जिला है, हरियाणा का एक जिला है रोहतक। रोहतक की कोई तहसील भी होगी, और तहसील के बाद सब तहसील भी होगी, और कुछ मुख्य गांव भी होंगे। तो ये जो रोहतक
सिटी को जो जोड़ता है, जिले को जो जोड़ता है, इन सब जगह से ये जो सड़कें बनी हुई हैं, इन सड़कों को जिला मार्ग कहा जाता है। तो जिला मार्ग कौन सा होता है? जो जिले को अन्य प्रशासनिक इकाइयों से जोड़ता है, उसको जिला मार्ग कहा जाता है। और इसके रखरखाव का और निर्माण का जो उत्तरदायित्व है, वो जिला परिषद का होता है। ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। 6 तरह की सड़कें मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद जो अगला है अन्य सड़कें, अन्य सड़कें पांचवा है और सीमांत सड़कें छठा है। सड़कों के बारे में दो ही बातें मेन हैं। एक तो वो सड़कें किन किन को जोड़ती हैं और उनके निर्माण की और रखरखाव की जिम्मेवारी किन की है, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। अब जो अन्य सड़कें हैं, अन्य सड़कें किसको जोड़ती हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। साथ में गांव को शहरों तक जो सड़कें ले जाती हैं या शहरों से गांव की ओर जो सड़कें आती हैं, वो अन्य सड़कों की श्रेणी में आती हैं। इनकी जो व्यवस्था है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक योजना है जिसके तहत इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो सामरिक दृष्टिकोण से हमारे हमारे जो प्रांत की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे जो रोड बने हुए हैं, उनको सीमांत सड़क कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? जैसे लद्दाख का एरिया है, जम्मू कश्मीर के ऊपर लेह लद्दाख का, वहां पर कोई सड़क बननी है, उन सड़कों को सीमांत सड़क कहा जाता है, ताकि उन सड़कों के माध्यम से हम लोग, हमारे जो सैनिक हैं, उन तक रसद पहुंचा सकें। इसलिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। और साथ ही जो टूरिस्ट वहां पर घूमने जाते हैं, वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सीमांत सड़कें जो हैं, उनका जो रखरखाव है, जो निर्माण है, वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका गठन 1960 में किया गया था। तो इस तरह से 6 सड़कें बता दी हैं: महाराष्ट्र गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें एवं सीमांत सड़कें। तो इन सभी सड़कों के बारे में, ये किन किन को कहां कहां जोड़ती हैं सड़कें, और दूसरा इनके निर्माण की और रखरखाव की जिम्मेवारी किन की होती है। आगे चलते हैं। फिर ये मैप है कि कौन सा परिवहन, मैंने आपको बताया था, अभी हम स्थल परिवहन की बात कर रहे हैं, कि कौन सा परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। भारतीय रेल परिवहन, बहुत सारे लोग यहां पर काम करते हैं, और देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्राधिकरण है, भारतीय रेल परिवहन है। उसके बाद है, हमारे देश की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए और अपने आवाजाही के लिए सड़कों का निर्माण किया, ताकि कच्चे माल को बंदरगाह तक ले जाया जाए और बंदरगाह में उनको जहाज पर लाद करके अपने देशों में ले जाया जाए। इसलिए उन्होंने सड़कों का निर्माण किया था। तो जो पहली रेलगाड़ी जो बनी थी, वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के संरक्षण में बनाई गई थी। पहली रेलगाड़ी बनी थी 1853 में। और इसने जो दूरी तय की थी, वो मुंबई और ठाणे के बीच में, मुंबई और ठाणे के बीच में जो दूरी थी, वो 34 किलोमीटर की थी। जो पहली ट्रेन चली थी, उसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, दूरी तय की थी। तो 1853 में जो पहली रेलगाड़ी चली थी, वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। और मुंबई और ठाणे के जो मध्य दूरी थी, मैंने अभी बताया आपको, वो 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में बांटा गया है? 16 खंडों में। इस बात का क्या अभिप्राय है कि जैसे नॉर्थ में हम जाते हैं, दिल्ली है, साउथ में हम जाते हैं, चेन्नई है, इस तरह से अलग, सेंटर में हम आते हैं, मध्य प्रदेश है, इस तरह से अलग अलग जगह पर 16 मुख्य केंद्र हैं रेलवे के। तो ये आपको मालूम होना चाहिए भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में बांटा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं गेज की। अब ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले गेज क्या होता है। गेज संबंधित है रेलवे से। रेलवे में आप लोगों ने, सभी ने सफ़र किया होगा, और जिन्होंने सफ़र नहीं किया उन्होंने रेल की पटरियां जरूर देखी होंगी। रेल की पटरियां ऐसे बिछी होती हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और ये जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसको गेज कहा जाता है। हमारे देश में 3 तरह के गेज हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ 3 तरह के गेज हैं। क्या मतलब हुआ? तो 3 तरह की ट्रेन भी चलेंगी, क्योंकि ट्रेन बनाते समय इस बात का ध्यान में रखा जाएगा कि कौन से गेज पे उसको चलाना है। तो बड़ी लाइन जो गेज है, जो 1.676 गेज मीटर, यानी कि ये जो लाइन है ट्रेन की, उसके बीच की जो दूरी है, वो 1, या डिस्टेंस है 1.676
ठीक है, जो बीच में जगह है वो इतने मीटर की है। इसी तरह से जो दूसरा है उसको मीटर लाइन है 1 मीटर की होगी। ट्रेन की दो लाइनों के बीच में जो दूरी होगी वो 1 मीटर की होगी। इसी तरह से जो छोटी लाइन होती है वो 0.762 भी हो सकती है और 0.610, जिनको टॉय ट्रेन भी बोला जाता है। आपने कालका से शिमला का सुना हो, सफ़र किया हो, तो वहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड आपको जान करके आश्चर्य होगा। कालका से शिमला की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है और ये जो टॉय ट्रेन है ये जो समय लगाती है वहाँ पर जाने में 6 घंटे लगाती है। यानी कि जो दूरी एक 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो बहुत आराम से चलती है। आपको कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर घूमने जाइएगा, बहुत मज़ा आता है। इसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं और इसको वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व की विरासत में भी रखा गया है, क्योंकि अब ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आगे चलते हैं। आगे है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए, फिर से यहां मैं छोटा सा बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये हमारा साउथ का हिस्सा है, भारत का साउथ का हिस्सा है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तटीय इलाका है, तटीय प्रदेश है। तो तट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो 7,516.6 किलोमीटर की दूरी है। दो तरह से मापा गया है, एक तो तटीय प्रदेश जो समुद्र के किनारे है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है, ठीक है। दूसरा सीमांत होता है जो हमारे भारतवर्ष की जो बाउंड्री के चारों तरफ लगता है उसकी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम परिवहन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा जल परिवहन के बारे में बात करेंगे। उसको करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद सवाल आता है कि भारत में पतन कितने हैं। पतन से क्या अभिप्राय है कि अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जो है हम दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाते हैं। यहाँ पर जो शिप खड़े होते हैं वो पतन पर खड़े होते हैं। यहाँ पर देश के अंदर से माल ला करके ढोया जाता है और जो बाहर से जो माल ला करके यहाँ पर उतारा जाता है, इसको बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, पोर्ट भी कहा जाता है। और ये है सी पोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसको पतन कहा जाता है। तो हमारे देश में क्योंकि 7,516.6 किलोमीटर की तटीय रेखा है, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख मध्यम व छोटे पतन हैं। तो 12 प्रमुख पतन हैं हमारे, उस जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और 200 मध्यम या छोटे पतन हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद, भारत का कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार प्रमुख पतनों से संचालित होता है। देखिए, दूसरे देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं, आयात या निर्यात किया जाता है, वो आयात या निर्यात जब हम करते हैं वो पतनों के माध्यम से करते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से करते हैं, तटीय प्रदेश से करते हैं। और हमारे देश का जो व्यापार है, 95% जो व्यापार है वो पतनों के माध्यम से होता है। इसलिए पतन जो है, पोर्ट जो है, तटीय प्रदेश पर जहां पर जहाज, शिप जो हैं खड़े होते हैं, लदते हैं, माल को खाली करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और 95% हमारे देश का जो व्यापार है वो यहीं से होता है। अब देखिए, एक और तरह का परिवहन है। आज से पहले आप लोगों ने जो पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, पाइपलाइन केवल और केवल पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम में आया करती थी। बाद में गैस भी बनाया। आज कोई भी ठोस पदार्थ है जिसको कीचड़ में बदल करके भी हम पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। तो गैस भी और जो द्रव्य द्रव्य भी यानी पानी भी, पेट्रोलियम भी, सब कुछ पाइप के माध्यम से जाता है। तो ये क्या बताया कि परिवहन का कौन सा साधन है जो वहनांतर यानी कि वहन करते समय जिसकी हानि भी नहीं होती और जिससे देरी भी नहीं होती, वो क्या होता है। क्या मतलब हुआ कि एक बार मान लो हमने एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम कह सकते हैं कि मुंबई से लेकर के अगर हमने दिल्ली तक पाइपलाइन बिछा दिया, तो एक बार तो हमारा बहुत पैसा लग सकता है उसमें, लेकिन उसके बाद उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जमीन के नीचे पाइप होगी और इस पाइप के माध्यम से हम चीज़ों को एक जगह से, यानी पानी को, पेट्रोलियम को, डीजल को, गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और उसमें देरी की संभावना भी नहीं है, यहाँ से ओपन किया यहाँ पहुँच जाएगा। तो हानि और देरी से जो बचाता है वो क्या है, पाइपलाइन है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हजीरा, विजयपुर
और जगदीशपुर पाइपलाइन। ये आप मैप में एक बार देख लेना। मैं एक बार फिर से आपके लिए यहाँ मैप बना करके दे रहा हूँ। ये हजीरा जो है गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में विजयपुर है, और जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई हुई है। तो हजीरा जो है गुजरात के अंदर है, यहाँ बताया मैंने। विजयपुर जो है मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। ये पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये एक बार 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 देख करके इसको मैप में भी देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है, या जो चीज़ हमें जान लेनी चाहिए, वो है मैप। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले बताया है। मैंने एक वीडियो मैप के बारे में भी बनाई हुई है कि आपको जितने भी हमारे राज्य, जैसे जी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये यहाँ पर आपका राजस्थान है, ये गुजरात का इलाका है, ये महाराष्ट्र का इलाका है। इस तरह से करके मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया हुआ है। एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे मैप के बारे में, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, और ना केवल ये अध्याय बल्कि दूसरे अध्याय भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो 32 के बाद जो 33वां सवाल मैं करूँगा, दूसरी वीडियो में करूँगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इसलिए जो इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं अब बाद में करूंगा, दूसरी वीडियो बनूंगा। अगर आपको ये ठीक ठाक लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं इसको अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।